नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए अनाउंसमेंट की जो एनवीडिया की तरफ से आया है और जिसने मार्केट में थोड़ा-सा भूचाल ला दिया है, टेक दुनिया में भूचाल ला दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि एनवीडिया के द्वारा लॉन्च की गई ये चिप कंप्यूटर जगत का कायापलट कर देगी और पीसी पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नया युग लेकर आएगी। तो क्या है ये प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट है आरटीएक्स स्पार्क जो एनवीडिया ने कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया है और हम इसकी एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये एक इंटीग्रेटेड चिप है, जैसा कि हम पहले पुराने ढांचे के आदी हैं जिसमें कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड में सीपीयू अलग होता था, जीपीयू अलग होता था, मेमोरी अलग होती थी। लेकिन ये उस तरह का आर्किटेक्चर नहीं है, इसमें एक इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर है। एक ही चिप पर सीपीयू भी है, जीपीयू भी है और रैम भी है, जो कि सीपीयू और जीपीयू दोनों शेयर करते हैं। जिससे क्या होता है कि स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती है, एफिशिएंसी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और इसके कारण पतले लैपटॉप, हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप पॉसिबल हैं। विंडोज़ बहुत समय से ऐसा ट्राई करता आ रहा है कि वो नए आर्किटेक्चर पे, नई तरह की चिप पे शिफ्ट हो, ताकि जिस तरीके से एप्पल के पतले और हाई परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप आते हैं, तो विंडोज़ के भी हाई परफॉर्मेंस वाले पतले लैपटॉप और हाई एंड लैपटॉप जो है अवेलेबल हो सके मार्केट में और हाई एंड कंज्यूमर और आम कंज्यूमर उसका जो है उसको परचेज़ कर सके और विंडोज़ के लिए भी एक नई लाइन ओपन हो। लेकिन विंडोज़ के लिए करना ये थोड़ा मुश्किल था, एप्पल के लिए करना आसान था क्योंकि एप्पल, जैसा कि आपको पता है, एक क्लोज़ इकोसिस्टम है। वो खुद हार्डवेयर बनाता है, खुद सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन विंडोज़ के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो विंडोज़ को एक बड़ी कंपनी का साथ चाहिए था, जो यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एनवीडिया के रूप में। एनवीडिया, जैसा कि आपको पता है कि $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन पार कर चुकी है। डेटा सेंटर लगातार बनाई जा रही है और एआई की इस रेस में उसका प्रभुत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो नया प्रोडक्ट एनवीडिया ने लॉन्च किया है, इसमें पहले हम देखते हैं कि दावे क्या किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला दावा ये किया जा रहा है कि इसमें विंडोज़ के जो बड़े गेम्स हैं, वो सीमलेसली चलेंगे और इसका कारण ये है कि नई चिप होने के बावजूद पुराने गेम्स इसमें इसीलिए चल पाएँगे क्योंकि प्रिज़्म टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा पुराने गेम्स को नए आर्किटेक्चर में ट्रांसलेशन करने के लिए। अब ये दावा कितना सही होगा, कितने गेम अच्छे से चलेंगे, ये तो टेस्टिंग में ही पता चलेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय है कि सारे गेम तो अच्छे से नहीं चल पाएँगे, लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर लेंगे। दूसरा दावा है कि ऑल डे बैटरी लाइफ़, ये चिप जो है पतले लैपटॉप देगी जो कि ऑल डे बैटरी लाइफ पे चलेंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। ये दावा हो सकता है पूरी तरह से सही ना हो। हाई परफॉर्मेंस पे ऑल बैटरी लाइफ शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन थोड़ी रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस में ऑल बैटरी लाइफ मिल सकती है, ऑल डे बैटरी लाइफ मिल सकती है। तीसरा दावा है कि लोकल एजेंटिक एआई, इसमें आप लोकल एआई मॉडल्स रन कर पाएँगे। आपको पता है कि एआई मॉडल्स को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें 128 जीबी की इंटीग्रेटेड रैम है, जिससे कि लोकल मॉडल को भी आपके कंप्यूटर में बिना इंटरनेट कनेक्ट किए चलाया जाना पॉसिबल हो सकेगा। और एक और दावा इसमें किया जा रहा है कि जो एजेंटिक कंप्यूटिंग का युग आ रहा है, जिसमें कि एआई मॉडल नहीं बल्कि एआई मॉडल से जुड़े एजेंट्स हमारा टास्क पूरा करेंगे। हम उनको टास्क देंगे और वो बैकग्राउंड में काम करते हुए हमारा टास्क पूरा करेंगे। तो ये 3 बड़े दावे हैं, जिसमें से ये दावे 100% सही तब बैठेंगे जब हम इनको टेस्टिंग करेंगे, जब ये प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे 2-3 महीने बाद। लेकिन पहले समझते हैं कि इसके अंदर का आर्किटेक्चर कैसा है। तो एक्चुअली में एनवीडिया ने मीडियाटेक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके तहत मीडियाटेक का सीपीयू है और जो जीपीयू है वो एनवीडिया का है। और एनवीडिया का जो ब्लैकवेल जीपीयू है, उसमें उसे इंटीग्रेट किया गया है इस चिप में। और इन दोनों सीपीयू और जीपीयू को एनवीलिंक ब्रिज के माध्यम से जोड़ा गया है, जो कि बहुत ही हाई स्पीड इंटरफ़ेस है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि
एक ही रैम से ये दोनों सीपीयू और जीपीयू अपना डेटा शेयर करते हैं और चिप बहुत ही एफिशिएंटली चलती है। तो डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है और एनवीडिया ने इसमें अपनी एनविलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिसके कारण ये इसकी एफिशिएंसी और भी बहुत अच्छी होगी। इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। एनवीडिया ने पिछले ही वर्ष डीजीएक्स स्पार्क लॉन्च किया था, जो कि डेवलपर्स के लिए था, हाई एंड यूज़र्स के लिए था और उसी का ये एक कंज़्यूमर वर्ज़न है, जो कि कंज़्यूमर हाई एंड, ये भी हाई एंड वैसे कंज़्यूमर्स के लिए है, क्योंकि शुरुआत में तो हाई एंड कंज़्यूमर ही इसको अपनाएँगे। जनरल कंज़्यूमर्स, आम उपभोक्ता जो है, उसे अपनाने में इसे थोड़ा वक़्त लगेगा, क्योंकि एक्सपेंसिव होगा। तो विंडोज़ के लिए कितना हेल्पफुल होगा? विंडोज़ के लिए ये हेल्पफुल इसीलिए होगा क्योंकि एनवीडिया के पास ताकत है CUDA की। आपको पता ही है कि एनवीडिया की चिप जो हैं वो एआई ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और एनवीडिया के पास जो CUDA अ, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसका उपयोग करके एआई ट्रेनिंग की जाती है, एआई इन्फ्रेंस किया जाता है। इसीलिए एनवीडिया को एक एडवांटेज है और उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाकर एनवीडिया डेवलपर्स को मजबूर कर सकता है कि वो विंडोज़ के इस नए लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर बनाएँ, जिससे फ़ायदा ये होगा कि ये प्लेटफ़ॉर्म और भी ज़्यादा पॉपुलर होगा और भी ज़्यादा डेवलपर और जो अलग-अलग कंपनियाँ हैं उस पे प्रोडक्ट बनाएँगी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्रोडक्ट बनेंगे और ये प्रोडक्ट हिट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो x86 जो पुराना आर्किटेक्चर था, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसमें जीपीयू, सीपीयू अलग-अलग होते थे। वर्चुअल रैम जो जीपीयू की होती थी, वो बहुत कम होती थी, जिसमें आप ज़ाहिर-सी बात है कोई लोकल मॉडल नहीं चला सकते। लेकिन आरटीएक्स स्पार्क आपको इतनी ज़्यादा मेमोरी प्रोवाइड करता है कि उसमें आप जो है लोकल मॉडल चला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आपका डेटा जो है वो सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा और चूँकि आपका डेटा क्लाउड में नहीं जाएगा तो इससे लेटेंसी भी बढ़ेगी और इससे आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो दावा किया जा रहा है उस पे आते हैं और वो सबसे बड़ा दावा है एजेंटिक कंप्यूटिंग का। एजेंटिक कंप्यूटिंग मतलब हमें यदि अपने लैपटॉप में एआई एजेंट रन करने हैं, तो उसके लिए ये इस तरह के लैपटॉप जो हैं, जो स्पार्क चिप के साथ आएँगे, वो बहुत ही ज़्यादा एफ़िशिएंट होंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मेमोरी है, बहुत ज़्यादा सीपीयू और जीपीयू पावर है, जिससे एजेंट्स बैकग्राउंड में काम कर सकेंगे और हमें खुद घंटों बैठकर लैपटॉप पे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एजेंट्स तब तक इतने इवॉल्व हो चुके होंगे कि वो हमें बैकग्राउंड में काम करके देंगे और समय-समय पे हमें सिर्फ़ परमिशन वगैरह के लिए नोटिफ़िकेशन आया करेगा। तो एक नई तरह की कंप्यूटिंग का युग आने वाला है और इसमें आरटीएक्स स्पार्क चिप चिप का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हो सकता है एनवीडिया इस चिप को आगे और अपग्रेड करे, जैसे कि एनवीडिया के नए जीपीयू और सीपीयू आने वाले हैं, तो ये और भी ज़्यादा अपग्रेड ही होगा फ्यूचर में। अब हम एक कंक्लूज़न निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हार्डवेयर अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। लेकिन क्या सॉफ्टवेयर में अभी ये कॉम्पिटिटिव है एप्पल के इकोसिस्टम से? तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी पुराने गेम्स इसमें एमुलेशन की मदद से चलेंगे, जो कि हो सकता है उतने अच्छे ना चलें और अभी इसमें सॉफ्टवेयर धीरे-धीरे बनना शुरू होंगे, कंपनीज़ धीरे-धीरे सॉफ्टवेयर बनाएगी। तो इसीलिए अभी सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम इसका तुरंत डेवलप नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। इसीलिए जो आम कंज़्यूमर हैं, उनको थोड़ा वेट करना चाहिए, सबसे पहले इसे हाई एंड कंज़्यूमर ही अपनाएँगे। और एनवीडिया ने एडोबी के साथ एक अलायंस किया है, जिससे जो प्रीमियर प्रो, फ़ोटोशॉप, इनको इस चिप के लिए अवेलेबल करवाया है। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि एनवीडिया जैसी कंपनी जो है, वो आगे आकर प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उसे देखकर जो छोटी कंपनीज़ हैं, वो भी प्रोडक्ट बनाएगी। तो इसकी जो टारगेट ऑडियंस है, ये अभी जो हाई एंड एआई डेवलपर्स हैं,
और हाई एंड क्रिएटर्स हैं वो हैं। लेकिन एक जो दावा है ऑल डे बैटरी का, क्या ये संभव होगा? ऑल डे बैटरी का दावा संभव इसलिए नहीं लगता क्योंकि 15 से 30 वॉट पे अल्ट्रा बुक्स चलती हैं, और जो 5070 ग्राफिक्स कार्ड है वो 100 वॉट की पावर ड्रॉ करता है, और DGX स्पार्क जो इनका प्रोडक्ट है जो इन्होंने पिछले साल लॉन्च किया था वो 140 वॉट की पावर ड्रॉ करता है। तो उस पावर में ऑल डे बैटरी देना फिजिकली पॉसिबल नहीं लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑल डे बैटरी तभी दे सकती है चिप जबकि उसकी पावर को इकोनॉमी मोड पे चलाया जाए, थोड़ा रिड्यूस करके चलाया जाए, तभी ये संभव है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि इसमें जो दावे किए गए हैं उनका जो कितना ज़्यादा सही सटीक बैठते हैं। धन्यवाद।